सीधा साधा, क्योंकि हम ही हैं असली। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा साधा और एक अहम मुद्दे के साथ में आपसे हम फिर जुड़े हैं, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर सीएम जो है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और ऐसा बयान दिया है जिसके आने के बाद कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति न सिर्फ बल्कि देश की राजनीति में खलबली मचने वाली है। और इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। हमारे जो राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, इसके अलावा लेखक हैं अमिताभ त्रिपाठी सर, उनका हम पहले स्वागत करेंगे। अमिताभ, स्वागत है आपका। नमस्कार। अमिताभ सर, ज्ञानवापी पे इस तरह का बयान देने की आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ गई योगी आदित्यनाथ जी को? क्योंकि कुछ ही दिनों में हम देखने वाले हैं, यानी कि 3 अगस्त के ऊपर सुनवाई होने वाली है। उससे ठीक पहले यानी 3 दिन पहले योगी जी का इस तरह का बयान आने का क्या मतलब आप निकालते हैं? क्योंकि क्या लोग ये नहीं कहेंगे कि 3 दिन पहले इस तरह का बयान देने का मतलब ये है कि कहीं मामले को प्रभावित करना तो उनका मकसद नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई महीनों से ये जो विषय है ये बार बार कोर्ट में जा रहा है। बिल्कुल। मई के महीने में ये विषय आया था जिसमें कि शिवलिंग और फव्वारे का विवाद खड़ा हुआ था। तो योगी जी ने इस विषय में जो बयान दिया है वो ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया है उन्होंने। और उन्होंने इस पूरे विवाद में जो टेक्निकल इश्यूज़ के माध्यम से इस विषय को, जिसको लिंगरान कहते हैं, लटकाना कहते हैं, लटकाना भटकाना वाला, उसके चलते 2 समुदायों के बीच में तनाव ही बढ़ेगा। और जो ऐतिहासिक तथ्य है और ऐतिहासिक भूल की बात की उन्होंने, ये बात बिल्कुल सच है। राम मंदिर आंदोलन में भी पूरा विषय यही उठा था, ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर। देखिए, उन्होंने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की है कि जो भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों की जो हम जिस रूप में देखते हैं और उसमें कोई सद्भावना स्थापित करने का जो प्रयास लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है, तो इतिहास के जो पन्ने हैं, उसके जो काले अध्याय हैं, उसका समाधान हुए बिना ये संबंध सही दिशा में सद्भावपूर्वक नई दिशा में नहीं जा सकता है। ये उसके पूरे संदर्भ को इस रूप में समझिए, तब ये बात समझ में आएगी कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। चलिए, अगर हम मान भी लें कि इस तरह का बयान उन्होंने इस संदर्भ में दिया है, लेकिन अमिताभ सर, क्या लगता नहीं कि इसके लिए अदालत है? क्योंकि 3 अगस्त को ये मामला सुनवाई के लिए, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि आने वाला है, उससे पहले कहीं जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि 3 दिन पहले इस तरह से बोलना, इस तरह से कहना, बिल्कुल ये सब तथ्य तो अदालत में रखे ही जाएंगे कि क्या क्या, जैसा आप खुद भी बता रहे हैं कि तमाम सारे ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो इस तरह के हैं कि वो मंदिर होने का इशारा करते हैं। लेकिन क्या उन्होंने जल्दबाजी कर दी ये बात कहने में? नहीं, उन्होंने, देखिए, अदालत को प्रभावित करने का कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने उन्हीं तथ्यों की तरफ इशारा किया है जिस पर टेलीविज़न चैनल्स पे पिछले कई दिन से चल रहा है कि त्रिशूल के चिन्ह हैं, ज्योतिर्लिंग है, देवताओं की प्रतिमाएं हैं और जिसको ज्ञानवापी परिसर कहा जा रहा है। अब जैसे ज्ञानवापी शब्द का प्रयोग पुराणों में भी है और ज्ञानवापी जो है उसका तो मुसलमानों से और इस्लाम से कोई संबंध ही नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, वापी का मतलब है कुआं होता है। इसी बात से उनको आपत्ति है कि इसको ज्ञानवापी मस्जिद क्यों कहा जा रहा है? उनका यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद अगर आप इसको कहेंगे तो विवाद होगा, क्योंकि जो सैकड़ों सालों से ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद शब्द दिया जाता है, वो ज्ञानवापी पूरा परिसर है। और 1669 में औरंगजेब ने उसको गिरवाने के लिए आदेश जारी किया था, उसके बाद गिराया गया था। ये तो पूरा ऐतिहासिक प्रमाण है। अयोध्या के मामले में तो थोड़ा बहुत कुछ अस्पष्टता भी थी, वहाँ मंदिर दिख भी नहीं रहा था। यहाँ तो बिल्कुल बगल बगल में ही है और ज्ञानवापी परिसर में ही ये है। तो ये कोई अदालत के द्वारा प्रमाणित होगा तभी ये होगा, ऐसा नहीं है। लोगों की जहन में है, इसीलिए वो जो इतिहास के ये जो तथ्य हैं इनकी समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो जाए उतना सही। दूसरी बात, जब 1990 का राम मंदिर का आंदोलन चला था तो उसमें 3 जगहों की मांग की गई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल, काशी का जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है और मथुरा की भी बात उस समय भी कहा गया था कि 3। तो उस समय भी ये प्रस्ताव आया था हिंदू समाज की तरफ से कि ये हमारे 3 जो है सबसे बड़े आराध्य हैं, हमारी संस्कृति के आधार हैं। अगर इन तीनों पर आप कब्जा छोड़ दें और आगे आकर ये कहें कि ये हमसे गलती हुई थी और हमारे जिन लोगों ने किया उनसे हमारा कोई ऐतिहासिक सरोकार नहीं है, और इन तीनों लोगों को, श्री राम, श्री कृष्ण और बाबा विश्वनाथ
के प्रति हमारे मन में भी उतना ही आदर है, ये कहेंगे तो भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों की एक नई परिपाटी शुरू होगी, एक नया दौर शुरू होगा। तो ये विषय तो है ही, तो ये मुझे लगता है कि इस विषय का समाधान नहीं होगा अगर, तो ज़रूर उठेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पिछले साल से ही मथुरा का भी विषय बार बार आता है, तो मुझे लगता है उनका इसी तरफ इशारा है। और एक बात योगी जी ने और भी कही अमिताभ सर कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए और उनको अदालतें जो तय करती है वो तो करती है, लेकिन उनको निकल कर बाहर आना चाहिए और जो गलतियां पूर्व में आप खुद भी कह रहे हैं कि पहले हुई हैं उसको मानते हुए इसको जो मंदिर है इसकी मान्यता देनी चाहिए और अपना हक जो है वो छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि योगी जी कहें और सारे मुस्लिम समुदाय के लोग निकल कर सामने आ जाएंगे, चलिए आपने जो कहा हमने मान लिया, और आपने एक बात कही कि भूल अगर हुई हमसे तो हम स्वीकार करते हैं। देखिए, जब हम राष्ट्र का निर्माण या समाज का निर्माण जब करते हैं तो उसमें एक नेगोशिएशन, गिव एंड टेक का विषय होता है समाजों के बीच में। बिल्कुल। पसमानदा मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी समाहित करने का प्रयास कर रही है, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर प्रयास उन्होंने शुरू किया है जी। इसको अगर इस रूप में लेंगे कि अगर हम आपके लिए प्रयास कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में भी आपको भी अपने सोच कुछ बदलनी पड़ेगी। ये एक नया जो पर्सपेक्टिव है हिंदुत्व के आंदोलन का, जी, उसको तो समझना ही पड़ेगा। हिंदुत्व का पूरा आंदोलन का जो आधार है वो यही है कि भारत में जिनको हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं वो समुदाय तो हमारा ही है और हमारा ऐतिहासिक जो ताना बाना है उस विरासत भी साझी है। पूजा पद्धति बदल गई और कन्वर्ट हुए आप, लेकिन जो इतिहास है वो तो एक ही है। तो उस इतिहास पर तो आपको लौटना ही पड़ेगा और इतिहास के जो अध्याय में जाकर आपको जो काला अध्याय है उसको हटाना पड़ेगा। जी। तो इससे हिंदू मुस्लिम में आपस में तनाव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि विपक्षी दल लगातार ये कहते रहे हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म के आधार पर राजनीति करती है और जिस तरह से मुस्लिमों की बात करें और धर्मों की बात करें लगातार उनको दबाने का प्रयास करती है। तो इस एंगल को भी क्या इस तौर पर देखा जा सकता है विपक्षी दल द्वारा कि योगी आदित्यनाथ अभी से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के ऊपर? देखिए, जब कोई राजनीति करता है तो वो उसके बयान या उसके कोई भी निर्णय जो होते हैं राजनीति से अलग नहीं होते हैं। जी। योगी जी का ये जो बयान है इसको दो संदर्भ में देखना पड़ेगा हमको। एक तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम समाज को साथ लेने के लिए जगह जगह सम्मेलन वगैरह भी कर रही है। बिल्कुल। अभी तारिक मंसूर जो AMY अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहे हैं उनको MLC पहले बनाया, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। अब्दुल्ला कुट्टी जो केरल के हैं उनको बनाया गया। तो इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के काडर में और हिंदुत्व से समर्थक जो देश में की विचारधारा से समर्थक वर्ग है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन न फैल जाए, इसके लिए भी योगी जी ने ये बयान देकर उसको बताने की कोशिश की है कि नहीं, हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं और हम अगर उनको साथ ला रहे हैं तो हम अपने कोर इश्यूज़ के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, हम तुष्टीकरण की राह पर नहीं जा रहे हैं। हमारे मुद्दे अपनी जगह पर ही हैं और हमारा अब भी यही है कि मुस्लिम समुदाय सामने आए और इतिहास की गलती को ठीक करे। जी, गलती को ठीक करे। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो मसला है वो इस बात को लेकर भी, जैसा आपने खुद भी कहा कि भाई दो मुस्लिमों को एक बीजेपी में आला दर्जे का मुकाम देना और उसके एक दो दिन के बाद इस तरह की बात कहने मतलब जो आपने इशारा किया कि क्या ये वापस उसी विचारधारा को, या यूँ कहे कि जो हमने कमिटमेंट किया था, क्या उसकी तरफ वापस लौटने का ये एक तरीका हो सकता है? क्योंकि जैसा आपने खुद भी कहा कि जब राम मंदिर की बात हुई तो उसमें 3 बड़े मुद्दों को उठाया गया। तो क्या योगी जी वापस हिंदुओं को ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो बेसिक मुद्दे थे हम उनसे पीछे नहीं हटे? बिल्कुल। और दूसरी बात है कि एक बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में भ्रम फैलाया जाता है कि हिंदुत्व की विचारधारा जो है वो मुस्लिम विरोधी या ईसाई विरोधी है। हिंदुत्व की विचारधारा किसी के विरोध में नहीं है, हिंदुत्व की विचारधारा हिंदू के समर्थन में है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वही है जो भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति का जो सातत्य यानी कंटिन्यूटी, जो सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी भारत की रही है, उसकी पहचान एक
आज के मॉडर्न शब्द में अगर हम दें तो वो हिंदुत्व होता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये लिखा है। हालांकि बड़ी चालाकी से उन्होंने कह दिया कि हिंदुत्व दो है, एक कट्टरपंथी एक नरमपंथी है, लेकिन उन्होंने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने स्वीकार किया है कि हिंदुत्व ही वो भावना है जिसने भारत को अभी तक एक रखा है क्या कि पहले ये दूसरे शब्दों के द्वारा व्यक्त होता था, अब पिछले कुछ 100 सालों में हिंदुत्व शब्द से व्यक्त होता है। स्वामी विवेकानंद के समय में भी उन्होंने भी किया, फिर बाद में हमारे यहाँ एक इंटेलेक्चुअल वर्ग ऐसा खड़ा हुआ कि जिसने उसमें डिवीजन करना कि विवेकानंद जी का हिंदुत्व अलग है, आपका हिंदुत्व अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व कोई उसको भारतीयता कहता है, कोई हिंदुत्व कहता है, कोई कुछ कहता है, वो नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व जो है उसी भावना को व्यक्त करता है। हिंदुत्व का अर्थ यह है कि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति में जो कंटिन्यूटी रही है अभी तक, उसकी जो पहचान है, उसको एक शब्द में अगर कोई व्यक्त करता है वो है हिंदुत्व। तो उसके पीछे मानसिकता यही है कि मुसलमान या ईसाई जितने भी देश में हमारे हैं, उनकी उपासना पद्धति, पूजा करने का तरीका बदल गया है, लेकिन हम सभी एक सभ्यता और संस्कृति के मामले में एक साझी विरासत को लेकर चलते हैं और हमारे महापुरुष, हमारे आदर्श और देश और संस्कृति के प्रति हमारी निष्ठा एक है। तो यही है जी। मणिपुर का भी मैं जिक्र दोबारा से इसमें करना चाहूँगी। मणिपुर को लेकर भी लगातार जो विपक्षी दल हैं वो ये माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर भी बीजेपी ने एक तरीके से कहें तो हिंदू और ईसाइयों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और एक जो और भी ऐसे मुद्दे जहाँ पर लगातार ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये जो बीजेपी है पूरी तरह से ये धार्मिकता की राजनीति करती हुई नजर आती है। तो क्या मणिपुर को भी आप इसी एंगल से देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार विपक्षी दलों का ये हमला होता रहा है? नहीं, ये देखिए, ये तो निराधार आरोप है। अगर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में ईसाइयों के खिलाफ कोई अभियान चला रही होती तो ए.के. एंटनी जी के बेटे को अभी भाजपा की राष्ट्रीय टीम में हिस्सा बनाया गया। ए.के. एंटनी जी सबसे बड़े कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च के साथ सबसे निकट के संबंध अगर किसी के भारत में हैं तो ए.के. एंटनी जी के हैं। उनका बेटा अगर भारतीय जनता पार्टी में आया है, जो कि बचपन से वो ईसाई परिवेश में पले बढ़े हैं, तो उन्होंने कुछ सोचा ही होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी एंटी क्रिश्चियन होती तो इतना बड़ा व्यक्ति तो भाजपा में नहीं आता, और भाजपा के मन में अगर ईसाइयों के लिए किसी प्रकार से द्वेष होता तो वो इतने बड़े दायित्व पर तो नहीं, क्योंकि जब किसी को राष्ट्रीय टीम का आप हिस्सा बनाएंगे तो आपके साथ बैठेगा, और आप अगर ईसाइयों के खिलाफ बोलते हैं तो आप उसके साथ बैठक तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा की राष्ट्रीय टीम जब बैठेगी तो उसमें तारिक मंसूर बैठेंगे, अब्दुल्ला कुट्टी बैठेंगे, अनिल एंटनी बैठेंगे। तो अगर भाजपा की सोच होगी कि उसमें बैठ के मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ बोलना है तो उसको तो अपनी टीम का हिस्सा नहीं बना सकते ना। खैर, इससे एक बार फिर उसी मुद्दे पर लौटते हैं, ज्ञानवापी पे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अमिताभ सर कि क्या इससे विपक्षी दल हावी नहीं होंगे बीजेपी के ऊपर कि इस तरह का की जो बात योगी जी ने कही है कि कहीं उसको वो डाइवर्ट करने का प्रयास तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अदालत के फैसले से पहले ये जो बात कही है इसको लेकर जो विपक्षी दल है वो कई तरह की बयानबाजी जो है योगी को घेरते हुए खासकर और बीजेपी को घेरते हुए कर सकते हैं? निश्चित रूप से करेंगे, और विपक्ष की ओर से आरोप भी ये लगाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी i.n.d.i.a के जो ब्लॉग बना हुआ है उससे घबरा गई है, इसीलिए पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। मणिपुर के मामले में हमारा जो डेलीगेशन गया था उसके जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने ना आ जाएं, इसके लिए बीजेपी घबरा गई है, उसने योगी आदित्यनाथ जी से बयान दिलवाया है। लेकिन मेरा मानना है इससे बड़ा ये विषय है, और विषय यह है कि जो ऐतिहासिक संदर्भ में जो डिस्कशंस हमारे देश में कई सौ सालों से चल रहा है उसका प्रॉपर समाधान नहीं हो सकता जब तक कि हम ये तीन जो अहम मुद्दे हैं इनका जब तक हम समाधान नहीं कर लेते। और मुसलमानों के साथ जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जो विषय है उसमें भी मुसलमानों के मन में जो भ्रम है फैलाया जा रहा है वो धीरे धीरे उनके मन में उसका समाधान हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी देखिए कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि 4000 मुस्लिम महिलाएं पहली बार, इनके यहाँ इस्लाम में है कि महरम होता है कि मतलब कोई भी महिला अगर हज जाएगी तो उसके साथ कोई मेल गार्जियन जाना चाहिए, या तो पति जाए या तो भाई जाए या तो कोई। तो पहली बार भारत की सरकार ने सऊदी अरब के साथ भी बात करके इस बात को सुनिश्चित किया कि महिला अकेले जा सकती। 4000 महिलाएं इस बार अकेले गईं। तो 3 तलाक से मुक्ति दिलवाया मोदी जी ने, उसके बाद महिलाओं के लिए इस तरीके का किया। तो
देखिए, आप ये नहीं कह सकते किसी व्यक्ति या किसी शासक के मन में किसी समाज के प्रति अगर द्वेष का भाव होगा तो उसके उत्थान का प्रयास वो नहीं करेगा। अगर नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से चिढ़ होती तो उनकी महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास क्यों करते? लेकिन अमिताभ सर एक छोटा रोके मैं बोलूँगा कि लेकिन मुस्लिम समुदाय के चाहे ओबीसी हों, ऐसे तमाम सारे नेता वो तो ये कहते हैं कि भाई मोदी जी हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। मतलब यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि 3 तलाक हो या जिस तरह से आपने महरम का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं उत्थान की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो इनके ऊपर एक तरीके से बात रखने वाले लोग हैं, खासकर जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। देखिए, वही बात मैं आपसे बोल रहा था कि जब हम एक साझी राष्ट्रीयता के बारे में बात करेंगे और राष्ट्र के रूप में भारत को सामने लाने की कोशिश करेंगे तो दोनों समुदायों को कुछ न कुछ चीज़ों पर समझौता करना पड़ेगा, और कुछ विषय ऐसे हैं जिनके बारे में तो समझौता हो नहीं सकता। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति या उसके इतिहास के जो मानबिंदु हैं, जो प्रतीक हैं, उन पर तो सभी को एक तरीके से सहमत होना पड़ेगा। और इतिहास में जो हुआ है वो बार बार न दोहराया जाए, उस पर बार बार चर्चा न हो, और बार बार ये मुसलमानों के सामने जब विषय आता है कि हमारे इतने मंदिर तोड़े गए, आपके लोग आए थे और आप लोगों ने मंदिर तोड़े, तो उनको भी तो अच्छा नहीं लगता होगा ना। तो सैकड़ों साल तक यही डिस्कशन चलता रहे हमेशा। इससे तो अच्छा है कि आपस में बातचीत होके हो जाए कि हमने गलती मान ली, 3 ये स्थान हैं जो कि हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई थी हमारे लोगों से, उसको हम सामने आकर देखिए। योगी जी ने ये नहीं कहा है कि ये कर दीजिए, और उन्होंने कहा मुस्लिम समाज की ओर से प्रस्ताव आए। प्रस्ताव कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस बार राम जन्मभूमि की तरह टकराव का विषय नहीं है, इस बार ये है कि हम प्रस्ताव आप लाइए, हम आपस में बातचीत के द्वारा कोई समझौता करेंगे। चलिए, आखिर में एक सवाल पूछूंगा मैं सर आपसे कि चुनाव का दौर है, और क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, 6-7 महीने लोकसभा चुनाव को रह गए हैं, इसके अलावा 2-3 स्टेट में साली चुनाव हैं, इस तरह के बयान आने के बाद क्या बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा इससे, या कहीं ना कहीं उनको जो विपक्षी दलों के द्वारा जो उनको अब कटाक्ष जो किए जाएंगे या उनके खिलाफ जो बयान दिए जाएंगे उससे कोई घाटा हो सकता है इस तरह का बयान देने के बाद? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की तरफ से ओपिनियन पोल सर्वे हुआ है ऑल इंडिया, और उस सारे ओपिनियन पोल सर्वे में एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी चुनौती विपक्ष की तरफ से नहीं मिल रही, और जो स्थिति 14-19 में थी लगभग वैसी ही है। मैं नहीं मानता हूं कि इन बयानों का चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में अभी देश में है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। इसलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए उनको पोलराइजेशन करने की कोई ज़रूरत है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति में आई है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एजेंडा है, यानी कि जो उनका पूरा मूवमेंट है, जो वो जिस प्रकार का भारत वो चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम समुदाय ईसाई समुदाय सब आपस में मिलकर एक समान राष्ट्रीयता के आधार पर आगे बढ़ें, और उस समान साझी राष्ट्रीयता के भाव के साथ हम आगे बढ़ें, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है, उस विचार को अमली जामा पहनाने की स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की आई है। तो अब धीरे धीरे उसी एजेंडे पर वो काम करेंगे, ये इसके लिए वो विषय उन्होंने उठाया है। ये चुनाव से उतना महत्व इसका नहीं है। जी, शुक्रिया अमिताभ सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और बहुत सारी चर्चा इस मुद्दे पर की, क्योंकि ज्ञानवापी को लेकर तमाम तरह के लोग बातें करते हैं, तमाम तरह की जो बिना तथ्यों को जाने जो है चर्चा छेड़ देते हैं, लेकिन अमिताभ सर ने काफ़ी गंभीरता के साथ में जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको भी सामने रखा। इसके अलावा क्या इसके राजनीतिक पहलू हैं उसके ऊपर भी विचार किया, और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बिना किसी जो है किसी का पक्ष लिए जो स्पष्टता है उसके साथ में जवाब दिए। धन्यवाद अमिताभ सर आपका कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमसे बात की और चर्चा के अनेक पहलुओं पर हमसे चर्चा की, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर देखें तो अब चुनाव का दौर आने वाला है और लोग तमाम तरह से इस बयान को ज़रूर देखेंगे। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि बीजेपी न सिर्फ यूपी में बल्कि देश में भी कंफर्टेबल है, और इस तरह के बयानों से उसका कोई बहुत लॉस या बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जो सर्वे अभी तक आ रहे हैं अमिताभ सर, वो ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी की जो जीत है वो लगभग उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो अब ऐसे में जो ज्ञानवापी का मुद्दा है 3 तारीख को देखना पड़ेगा कि किस तरह का इस पर जो है
फैसला आता है, उसके बाद जो योगी जी ने बयान दिया है उसके ऊपर क्या रिएक्शन अब विपक्षी दलों का आता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल ज्ञान वापी को लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, जो सीएम है यूपी के, जिस तरह की बात रखी है, जिस तरह के तथ्य रखे हैं सामने, उसके बाद जो विपक्षी दल खासकर ओवैसी जैसे नेता क्या कहते हुए नजर आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार सीधा साधा को देखते रहिए, क्योंकि हम ऐसे अहम और ज़रूरी मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहते हैं। अमिताभ सर, आपसे फिर चर्चा होगी। शुक्रिया, आप लोगों का भी धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम देखा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार।